हेलो एवरीवन, आइए अब पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। क्लास 12th इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर का नाम है। एमआर सर के ये नोट्स हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, कूलम्ब्स लॉ जो है वो बिल्कुल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी के जैसा होता है। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। जैसे जैसे कि ये दोनों ही फॉलो करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को। सेंट्रल होती है, जो कूलम्ब्स लॉ के थ्रू हम फोर्स निकालते हैं वो सेंट्रल होती है, यानी कि दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग वो फोर्स लगती है। ठीक है। लॉन्ग रेंज होती है, एक चार्ज यहां रखा है, एक चार्ज रखा है 20,000 किलोमीटर दूर, तब भी ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन दी नेचर ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेटिव नेचर की होती है। कंजर्वेटिव नेचर होने का मतलब ये है, कंजर्वेटिव नेचर होने का मतलब ये कि वर्क डन जो है वो डिपेंड नहीं करता पाथ पर। ये चीज भी कॉमन होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता। एक पॉइंट आता है जो डिफरेंशिएट करता है दोनों को, क्या? मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, कूलम्बिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, डिपेंड ऑन दी नेचर ऑफ चार्ज। अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को जनरली रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को ऑलवेज अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करती है मीडियम पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्बिक फोर्स जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी नहीं है, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मीडिएटेड बाय फोटोन, वहां पर ग्रेविटॉन्स थे जो मीडिएट करवाते थे फोर्स को, यहां पर कौन है? यहां पर फोटोन्स हैं। ये बातें याद रखनी है आपको। वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस एंड स्फेरिकल चार्ज्ड बॉडीज, यानी कि जैसे वहां पर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट मासेस और स्फेरिकल मासेस के लिए वैलिड था ना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही है। कूलम्ब लॉ भी पॉइंट चार्जेस और स्फेरिकल चार्जेस के लिए ही वैलिड होता है। फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, ये भी सही बात है। जितना ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, मान लो ये दो चार्जेस हैं, तो जितना ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा उतना ही सिमिलर मैग्नीट्यूड की फोर्स, उतने ही मैग्नीट्यूड की फोर्स ये चार्ज भी इस पर लगाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों फॉर्म कर रहे हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। यहां देखो, दो चार्जेस हैं, एक का नाम है Q1, एक है Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। इस पर Q1 की वजह से फोर्स लगा क्या? F21, यानी फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। इस पर क्या लगा? F12। इसका मतलब क्या है? इसने इधर धक्का मारा, दोनों का नेचर सेम है ना, प्लस प्लस है, तो ये धक्का मारेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसने इसे इधर धक्का मारा फोर्स से, और इसने उसी फोर्स के साथ इधर की तरफ धक्का मारा। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ये इस पर इधर फोर्स लगा। सवाल आया मेरे पास, बोला भाई इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा, ये बता दे, विच वन इज करेक्ट। एक पहला जो ऑप्शन है वो ये कहता है कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये दोनों बराबर होंगी क्या? मैंने सोचा यार होनी तो चाहिए, अभी पीछे पढ़ के आया हूं, एक्शन रिएक्शन पेयर बना रही है, लेकिन दिमाग में आया कि भाई मैग्नीट्यूड ही तो सेम होगा, दिशा तो अलग होगी। ये इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, बट सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये दोनों बराबर कैसे हो जाएंगी? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होगा, लेकिन दोनों फोर्सेस बराबर नहीं हो सकती, बिकॉज डायरेक्शन इज अपोजिट। सवाल आता है, आप कर देंगे, इसको घुमा सकते हैं आपको 2025 के पेपर में। चलिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या बताना आपको? F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है। जो R है वो दोनों के बीच की डिस्टेंस है, और Q1 Q2 क्या है? दोनों चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड है। चलिए, अब K क्या है? K को हम क्या बोलते हैं? देखो, K एक कांस्टेंट होता है। होता ही है कि देखो, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम K का इस्तेमाल करते हैं। K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर। देखो यूनिट का ध्यान रखना, वैसे कि यूनिट निकाल भी सकते हो, जैसे एग्जाम में आ गया, बोला भाई K की यूनिट बताओ, फौरन R को इधर लेकर जाओ, Q1 बाई Q2 को नीचे लेकर जाओ, K की यूनिट फौरन बता दो। अच्छा,
अब k को हम इस तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। यहां पर इप्सिलॉन नॉट क्या है, यहां पर इप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ एयर। अभी मैंने पीछे आपको एक बात बताई थी, मैंने बोला था कि कुलम्बिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। अब भैया मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है तो फॉर्मूले के अंदर भी तो डिपेंडेंसी शो होनी चाहिए उसकी, किस तरीके से डिपेंड कर रही है। हाँ, तो देखो ये इप्सिलॉन नॉट है, ये दिखा रहा है कि ये डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये परमिटिविटी ऑफ एयर है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एयर के लिए ये वैल्यू वैलिड होगी। इप्सिलॉन नॉट हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई और मीडियम ले लिया तो उसके लिए क्या आ जाएगा, उसके लिए आ जाएगा इप्सिलॉन एम और उसकी कुछ और वैल्यू होगी। ठीक है, समझ में आया? यही चीज शो कर रही है कि भाई हाँ मीडियम के ऊपर डिपेंड है। चलो देखो k की वैल्यू CGS सिस्टम के अंदर 1 होती है। अगर मैं फोर्स को डाइन के अंदर लूं, डिस्टेंस को सेंटीमीटर के अंदर लूं, चार्ज को ESU के अंदर लूं, तो k की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, k = 1 आएगा। इसे याद रखिए, इसका इस्तेमाल कहीं नहीं होगा। हाँ, अगर डायरेक्ट पूछ ले तो आप इसे टिक कर आ जाएंगे कि k की वैल्यू 1 होती है किसके अंदर, CGS सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो यानी कि अब अगर k मुझे किसी मीडियम के लिए दिखाना है तो 1/4 पाई इप्सिलॉन m दिखाऊंगा। ये इप्सिलॉन m के ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। देखो एक चीज और हम डिफाइन करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, इप्सिलॉन r से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है घुमा हुआ k। देखो एक k अलग है, इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इप्सिलॉन r को हम घुमा हुए k से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। रिलेटिव परमिटिविटी, भाई रिलेटिव टर्म है इसीलिए यूनिट लेस होगी। सेम ही यूनिट है जो एक दूसरे, ऊपर भी सेम यूनिट होगी, नीचे भी सेम यूनिट होगी, डिवाइड हो जाएगी तो यूनिट लेस क्वांटिटी बनेगी। अच्छी बात है। अब ये चीज देखो इप्सिलॉन एम को यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ एयर। बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और देखो ये इप्सिलॉन एम को हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी बोलते हैं, और ये क्या होता है, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये इप्सिलॉन एम नहीं, ये इप्सिलॉन आर है। ठीक है, ये देखो ये इप्सिलॉन एम को हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं, और ये जो के है ना, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। देखो मैं पहले इस वाले को ही आपको बता देता हूं कि देखो इप्सिलॉन एम = इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नॉट है ना, इसका ही मैं आपको यूज बता देता हूं कहां पर यूज हो रहा है। देखो अगर मुझसे पूछने लगे कि एफ नेट बताओ किसी मीडियम के अंदर, तो देखो उसने फोर्स ऑन एयर तो हमें दे रखी होगी। मान लो फोर्स ऑन एयर हमें पता है क्या होती है, Q1 Q2 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होती है, बिल्कुल ठीक है। अब वो बोलने लगा फोर्स जो है मुझे मीडियम के अंदर फोर्स बताओ, तो फोर्स इन मीडियम में कैसे निकालूंगा, फोर्स इन मीडियम कैसे निकालूंगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं Q1 Q2 बाय 4 पाई इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नॉट। भाई इप्सिलॉन एम को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था ना, बिल्कुल ठीक बात है, इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ये देखो ये तो एफ बन गया, फोर्स इन एयर बन गया, ठीक है। ये जो 4 पाई इप्सिलॉन, ये देखो अब ये खाली इप्सिलॉन आर बचा, तो मैं फोर्स इन एयर को अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, फोर्स इन एयर को अगर मैं डिवाइड कर दूं रिलेटिव परमिटिविटी से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एफ नेट, यानी कि फोर्स मिल जाएगी मीडियम के अंदर। इसके ऊपर सवाल भी आता है, अभी मैं वो सवाल भी कर पाऊंगा। बस देखो कंफ्यूजन मत रखो, दिमाग में एक बात याद रखो, अगर कभी भी मुझसे ये सवाल होता है कि फोर्स एफ नेट किसी मीडियम के अंदर बताइए, तो मैं क्या करूंगा, फोर्स इन एयर जितनी होगी उसको डिवाइड कर दूंगा रिलेटिव परमिटिविटी या फिर घूमे हुए के से। ठीक है, वो दे रखा होगा एग्जाम के अंदर। देख फॉर एग्जाम्पल मैं सवाल करवाता हूं, ये देखिए आप, ये देखिए सवाल, कंगया ये रहा। दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 अप्लाई कर रहे हैं फोर्स F नॉट इन एयर, फाइंड फोर्स F नेट ऑन चार्जेस इन मीडियम। और इन्होंने जो है इप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी कितनी दे दी, 81 दे दी। मैंने क्या बताया, फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। F नॉट है फोर्स इन एयर, देखो F नॉट ये रहा, और डिवाइड कर देंगे कितने से, हम इसे 81 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए सही बात है।
अब चलो सुपरपोजिशन थ्योरम की तरफ। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है? एक चार्ज रखा हुआ था क्यू नॉट, शुरू से कहानी समझना। एक चार्ज रखा हुआ था क्यू नॉट, एक चार्ज मैंने यहां पर रख दिया -Q1, ठीक है। इसने इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, इसने भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा, सही बात है। इतने में मैंने एक चार्ज और रख दिया इसके पास -Q2, इसने इस चार्ज को अपनी तरफ F2 से अट्रैक्ट किया। तो मेरा सवाल आपसे यह है, ध्यान से सवाल को सुनना, कि इस चार्ज के आने के बाद इन दोनों चार्जेस पर लगने वाले फोर्स के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ये दोनों चार्जेस अपने आप कुछ ना कुछ एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या इस चार्ज के आ जाने से इन दोनों की फोर्सेस के बीच में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। यही कहता है क्या? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या? व्हाइल डीलिंग विद मल्टीपल चार्जेस सिस्टम, मल्टीपल चार्जेस सिस्टम, देखो बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस हैं जो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ईच पेयर ऑफ चार्ज इंटरेक्ट इंडिपेंडेंटली, हर पेयर का जो चार्ज होगा वो इंडिपेंडेंटली अट्रैक्ट या फिर रिपेल करेगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान, देखो ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया, तो ये एक दूसरे पर इंडिपेंडेंटली होंगे इस चीज के। इन दोनों के बीच में फोर्स, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा। कितने भी चार्ज आ जाओ, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो तो ऐसे का ऐसा ही लगता रहेगा। अब टोटल फोर्स अगर मुझे इस चार्ज के ऊपर निकालनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस चार्ज के ऊपर मैं चाहता हूं कि भाई मैं टोटल फोर्स निकाल लूं, तो क्या करना पड़ेगा? टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज फाउंड बाय एडिंग अप ऑल वेक्टोरिकली इंडिविजुअल फोर्स एक्सर्टेड इट बाय एवरी अदर चार्ज। इसके ऊपर जितनी फोर्सेस लग रही हैं उनका वेक्टर सम कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? इस चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स पता लग जाएगा। F0 ऑन Q0 कैसे निकलेगा? देखो F1 प्लस F2 प्लस F3, वेक्टोरिकली दोनों को ऐड, इसे जितनी भी फोर्सेस होंगी उनको ऐड करना पड़ेगा। चलिए अब परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं कुलम्ब्स लॉ के ऊपर। देखो दो करवा देता हूं आपको, बाकी सारे समझ में आ जाएंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग सवाल बनते हैं। देखिए 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, प्लेस्ड कर दिया कुछ डिस्टेंस के ऊपर, एंड वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ईच अदर इज F। देखो एक चार्ज था Q1, एक चार्ज था Q2, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस थी R, और जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R थी तो इनके बीच में क्या लग रहा था? इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था उसकी वैल्यू थी F, ठीक है। नाउ फाइंड परसेंटेज चेंज इन फोर्स। अब बताइए आप कितना फोर्स के अंदर परसेंटेज चेंज होगा? कब? जब डिस्टेंस दोनों के बीच में जो थी उसको हाफ कर दिया जाए। उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थी उसको हाफ कर दिया। तो देखो पहले फोर्स कितना लग रहा था? K Q1 बाय आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थी वो R थी। अब मैंने क्या किया? अब मैंने इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थी उसको हाफ कर दिया। पहले R थी, अब R/2 कर दिया। पहले R स्क्वायर था, अब R/2 का स्क्वायर होगा, सही बात है। तो F डैश क्या बन गया? K बाय R/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो F डैश आ गया कितना? देखो ये 2 2 4 हो गया और ये 4 ऊपर चला गया। अब ये 4 ऊपर चला गया, अब ये देखो ये तो F ही है ना भाई, K बाय R स्क्वायर। हाँ तो मैं इसको F लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया F डैश जो है वो 4 गुना हो गया किसके? जो पहले F था उसके, ठीक है। 4F हो गया, ठीक बात है। अब अगर मैं इस चीज को परसेंटेज में करना चाहूं तो 4F इंटू 100 कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना हो गया? ये 400% ऑफ F हो गया ये, ठीक बात है। जो पहले फोर्स था उसका 400% हो गया, ठीक है। अब अगर पहले 100% था, F जो था वो फोर्स जो थी वो 100% थी, तो अब कितना परसेंटेज चेंज आया होगा? पहले थी 100%, अब हो गई 400%। 400 माइनस 100 कितना आ गया? 300% का चेंज आया, और 300% फोर्स जो है वो बढ़ गई है। ये बात ध्यान रखना, घटी है या बढ़ी है ये भी तो पूछ सकता है। तो 300% फोर्स जो है वो बढ़ गई है, बिल्कुल सही बात, हमें बात समझ में आई। इफ डिस्टेंस बिकम डबल, अगर इन दोनों के बीच में जो दूरी थी इसको दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा? बिल्कुल देखो सिमिलर वही कॉन्सेप्ट लगाना है। देखो पहले फोर्स इतनी दे रखी थी, पहले फोर्स लिख लो कि कितनी दे रखी है, ठीक है। उसके बाद F डैश क्या हो जाएगा? K बाय R स्क्वायर। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस को डबल कर दिया गया, पहले R थी अब 2R कर दिया, तो अब 2R का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये देखो ये तो R ही है, R स्क्वायर, ये तो R ही है, वो F है,
ठीक है, और 2 2 4 तो F/4 हो गई। पहले जितनी फोर्स थी उसको डिवाइड कर देंगे, अगर हम 4 से तो ये नई फोर्स बन गई। अब मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4F/4 इंटू 100 तो 25% ऑफ F हो गई, यानी कि पहले जितनी F थी उसका 25% हो गई। अब मान लो पहले थी फोर्स 100%, तो अब कितनी हो गई ये, अब ये बची 25%, तो कितने का चेंज आया, 75% का चेंज आया। और पहले अब ये घटी है, पहले 100 थी अब 25 हो गई, तो ये घटी है, डिक्रीज आएगा। पहले यहां पर कितनी थी, 100 थी, अब 400 हो गई है, तो 300% का चेंज आया और ये बढ़ी है। इसी तरीके से एक सवाल ये है, इसको भी आप समझ लेना। दोनों भी चार्जेस जो थे, इफ बोथ चार्ज बिकम डबल, दोनों चार्जेस जो हैं उनको दुगना कर दिया जाए और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया जाए, तो क्या होगा, वो है, इसको देख लेना, सिमिलर है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट अप्लाई हुआ है। चलिए 2019 के अंदर आया हुआ ये सवाल देखिए, 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, किसी डिस्टेंस के ऊपर, मान लो आर डिस्टेंस के ऊपर प्लस क्यू और माइनस क्यू रखे हुए थे, एंड फोर्स एक्टिंग दैम इज एफ, उन दोनों के बीच में एफ फोर्स लग रही थी। एफ की वैल्यू क्या होगी, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, बिल्कुल। इफ 25% ऑफ चार्ज ए इज ट्रांसफर्ड टू बी, अगर 25% चार्ज ए से चार्ज लिया और उसको बी को ट्रांसफर कर दिया, तो अब बताओ फोर्स कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब पहले हम निकाल लेते हैं भाई, 25% होगा कितना, प्लस क्यू से निकाला गया है, तो इस Q का 25% होगा कितना, ये तो निकाल लूँ मैं 25/100 करके, तो कितना, Q/4, तो यानी कि प्लस Q में से Q/4 जो है वो इसको दे दिया है, इसमें से ट्रांसफर किया गया है Q/4, तो अब इसमें से Q/4 चला गया तो इसके पास क्या बचा, 3Q/4, इसको मिला है Q/4, तो इस पर कितना चार्ज हो गया, -3Q/4, बिल्कुल हो गया। अब मुझे क्या पता चल गया, दोनों चार्जेस का बीच का, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड पता चल गया कि दोनों चार्जेस के की वैल्यू क्या है, तो अब मैं वही कूलम्ब्स लॉ लगा दूंगा, के 3 × 3Q² बाय 4 × 4R², ठीक है ना भाई, 3/4 ये रहा, 3/4 ये रहा, ठीक है। अब KQ² बाय R² तो 4C है, ये F है, मैं इसको F लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 9/3 3 9 4 4 16, 9/16 KQ² बाय R², और मैं ये भी बोल सकता हूँ 9/16 F। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/16 F, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 2019 का ये PYQ है। Two positive ions each carrying a charge Q are separated by a distance d, ठीक है। If F is force of repulsion between ions, number of electrons missing from each ion will be, मुझे number of electrons निकालने हैं। ओके, each carrying charge Q, दोनों के बीच का चार्ज सेम है, ठीक है। देखो मुझे एक फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल्स टू NE। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करी गई है, तो मैं सिर्फ चार्ज से नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे चार्ज का कोई ऐसा फॉर्मूला पता करना होगा जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की चर्चा हो, और ऐसा एक ही फॉर्मूला मैं जानता हूँ, Q इज इक्वल्स टू NE। तो मैंने यहाँ पर Q1 को बोल दिया NE, Q2 को बोल दिया NE, ठीक है, NE बोल दिया। तो फोर्स अब कितना हो जाएगा, N² E², दोनों चार्जेस 4πε0, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d², ठीक है। अब मुझे n² के बारे n निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो निकालने हैं, उसके लिए मुझे n की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं n निकाल लूँगा यहाँ से, n यहाँ पर आ गया और बाकी सबको इधर भेजकर और रूट कर दिया, F 4πε0 d²/E²। कौन सा ऑप्शन जाएगा, 4ε0 d, ये रहा, सी ऑप्शन जा रहा है हमारा। समझ में आया ना कैसे करा, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले का झोल था, Q इज इक्वल्स टू NE। 2010 के अंदर इसको पूछा गया था, इस सवाल को। चलिए 2 पॉइंट चार्जेस हैं, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को विद फोर्स 100 न्यूटन। वन ऑफ चार्ज इज इंक्रीज्ड बाय 10%, एक चार्ज को इंक्रीज कर दिया 10% के साथ, एक चार्ज को डिक्रीज कर दिया, रिड्यूस कर दिया 10% के साथ, एक को बढ़ा दिया 10% से, एक को घटा दिया 10% से। देन न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन इज एट सेम डिस्टेंस, कितना न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाएगा दोनों के बीच में जब उनकी दूरी जो है वो पहले जितनी ही हो। तो पहले इस बात को ध्यान रखो कि जब
इन दोनों के साथ कुछ भी नहीं हुआ था, तो ये कितना था, F इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर कितना था, 100 न्यूटन था। इसे इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखो सबसे पहला दिमाग में ये आता है कि यार इसे 10% से बढ़ाया है, इसे 10% से घटाया है, तो बात तो सेम ही हो गई, दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं। ओ भाई बात कैसे सेम हो जाएगी, बात सेम नहीं होगी। अब देखो इसे करेंगे कैसे, क्यू डैश को हम क्या लिखेंगे, क्यू डैश पहले हम ये देखेंगे कि पहला वाला जो चार्ज है उस पर कितना चार्ज आ गया है, उस पर 10% चार्ज आ गया, यानी कि वो 110% हो गया। बिल्कुल सही बात है। अब परसेंटेज हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, परसेंटेज हटाने के लिए मैं इसे 100 से डिवाइड कर दूंगा, 110 डिवाइडेड बाय 100, तो यहां से मुझे पता चल गया क्या कि 100/10 हो गया। ठीक है, दूसरे में क्या करा है, दूसरे में से 10% माइनस करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, तो ये कितना हो गया, 90/100 हो गया। ये 110/100 हो गया, ये 90/100 हो गया। उसके बाद मैंने वही कूलम्ब्स लॉ लगा दिया, दोनों चार्जेस की वैल्यू मुझे पता लग गई, तो मैंने कूलम्ब्स लॉ लगा दिया। अब जब मैंने कूलम्ब्स लॉ लगाया तो मुझे यहाँ से पता चला, देखो ये हो गया K110 Q1 इंटू 90 Q2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 आर स्क्वायर हुआ। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, तो 9 इंटू 11/100 कितना हो गया, 99/100 हो गया। और K1 Q2 बाय आर स्क्वायर मुझे पता है F है, ऊपर ही देख कर आया हूँ, F कितना है, 100 न्यूटन है, तो मैं लिख सकता हूँ 99/100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 99। ठीक बात है, तो F डैश कितना हो गया, 99 हो गया। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल हो ही गया, डन है। अब ये सवाल देखिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इस चीज से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एफ जी मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स और एफ ई मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो है वो लग रहा है, सिचुएटेड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मौजूद है। रेशो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑफ ऑर्डर, किस ऑर्डर का होगा। देखो पहली बात तो ये कि ये बात हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत बहुत ज्यादा वीक होता है। वीकेस्ट फोर्स इन यूनिवर्स है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए, तो इन्होंने रेशो पूछा है। देखो ये कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को आप एक बार देख लो, लेकिन ये आप याद रखो वैल्यू, अगर कभी भी इन दोनों का रेशो पूछे तो 10⁻⁻42 होता है। ठीक है, हमें ये बात समझ में आई कि 10⁻⁻42 होता है, इसे याद कर लिया हमने। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर 1 न्यूटन, देखो क्या है ये रेशो है, एफ जी बाय एफ ई है कितना, 10⁻⁻42। इसका मतलब ये है कि अगर 1 न्यूटन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, 10⁻⁻42। कितना फर्क है, कितना वीकेस्ट है, इससे खुद अंदाजा लगाओ भैया। चलो, अब कंडक्शन के अंदर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसको कैसे रिलेट करेंगे देखना। कंडक्शन यहां पर रिलेट हो रहा है कूलम्ब्स लॉ से, मजा आएगा। चार्ज ऑन 2 स्फीयर इज 8 कूलम एंड -4 कूलम रेस्पेक्टिवली, दे एक्सपीरियंस अ फोर्स F, दोनों ने एक फोर्स एक्सपीरियंस करा जो कि था F। इफ ईच चार्ज इज गिवन -4 कूलम, दोनों अगर हर एक चार्ज को हमने -4 कूलम दिया, देन ईच स्फीयर देन न्यू फोर्स बिटवीन देम इज, देखो दो स्फेयर थे, दोनों के बीच की डिस्टेंस थी r। ठीक है, इसको भी 4 कूलम दे रहा हूं, इसको भी मैं 4 कूलम दे रहा हूं। अब -4 कूलम दिया है, इसे भी -4 कूलम दिया, इसे भी -4 कूलम दिया। ये कितना हो गया, ये हो गया 4 कूलम। ठीक है, और ये कितना हो गया, -4 कूलम और -4 कूलम कितना हो गया, -8 कूलम हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया। अब ये पूछ रहा है कि फोर्स बता दो, फोर्स कितना हो जाएगा, F डैश हो जाएगा K इंटू 4 इंटू 8 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया 8 4 32। और पहले कितना हमें फोर्स दे रखा था, फोर्स हमें देखो
एक सेकंड रुको, चार्ज ऑन टू स्फीयर इज 8 कूलम एंड -4 कूलम रेस्पेक्टिवली, दे एक्सपीरियंस अ फोर्स F इफ ईच चार्ज इज गिवन -4 कूलम। तो देखो पहले इस पर कितना फोर्स लग रहा था, ये देखो पहले इस पर फोर्स लग रहा था 8 4 32 कूलम का फोर्स लग रहा था इस पर, मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस पर 32 कूलम का फोर्स लग रहा था। अब जब इस पर कितना चार्ज आया 4 कूलम, इस पर चार्ज आ गया 8 कूलम। भाई दोनों चार्जेस के ऊपर, दोनों चार्जेस तो अभी भी सेम ही है, सोचो ना, पहले इस पर 4 कूलम था, इस पर 8 कूलम था, अब इस पर 4 कूलम हो गया, इस पर 8 कूलम हो गया, बात तो सेम रही, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो 8 4 32, तो दोनों फोर्सेस जो हैं वो बराबर होंगे। समझ में आया ना? इसमें बस इन्होंने घुमाने की कोशिश की है और कुछ भी नहीं है। देखो इन्होंने बोला कि पहले 8 कूलम था, ये देखो पहले एक स्फीयर पर 8 कूलम था, दूसरे स्फीयर पर 4 कूलम था, और इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था F, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, अब इन्होंने बोला कि मैंने इसे 4 कूलम का चार्ज दिया, इसे -4 कूलम का चार्ज दिया, तो इस पर कितना हो गया 4 कूलम, इस पर कितना हो गया, इस पर हो गया माइनस का 8 कूलम। तो बात तो सेम ही रही, अब भी तो दोनों का प्रोडक्ट ही लेंगे, 8 4 32, बात तो सेम ही रही, तो यानी कि F डैश जो होगा वो F के बराबर होगा। इस सवाल को देखिए, दो इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A एंड B रिपेल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद अ फोर्स F, ठीक है। दो इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर हैं, ध्यान रखो, ये एक है और ये एक है, दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है। द स्फीयर आर केप्ट फिक्स्ड विद अ डिस्टेंस आर, दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अ थर्ड आइडेंटिकल बट अनचार्ज्ड स्फीयर, एक तीसरा आइडेंटिकल था लेकिन वो अनचार्ज्ड स्फीयर था C, जिसका नाम था C, उसको ले जाकर A से टच करवाया गया और उसके बाद मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग A एंड B, इन दोनों के बीच में यहां रख दिया गया r/2 डिस्टेंस के ऊपर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन C, तो ये बताओ कि वो जो C चार्ज हमने रखा है उसके ऊपर कितना नेट इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, उसका मैग्नीट्यूड हमें बताओ, ठीक है, बता देते हैं। देखो पहले एक बात देखो, इन दोनों के बीच में जब फोर्स लग रहा था तो Q और Q थे, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, F(kq²/r²), ठीक है, बिल्कुल लगेगा। अब इन्होंने एक C चार्ज को रखा A से टच कराने के बाद, जब A से टच कराया होगा तो भाई आइडेंटिकल स्फीयर है, आधा चार्ज इस पर चला गया होगा, टोटल चार्ज का आधा, यानी कि Q/2 इस पर रहा, Q/2 C के पास चला गया और इसको बीच में ले जाकर रख दिया, यानी कि r/2 डिस्टेंस के ऊपर रख दिया। अब ये दोनों के ऊपर एक फोर्स लगेगा और ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, ये दो पेयर बन रहे हैं। तो पहले F1 को देख लेते हैं, इस वाले पेयर की बात कर लेते हैं। F1 कितना लगेगा, KQ1/2/Q2/2 इंटू r²/4 KQ²/r² लगेगा, ठीक है। इस पर कितना लगेगा, इस स्फीयर के ऊपर देखो ये Q है और ये कितना है, ये Q/2 है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितना लगेगा, KQ²/2 r²/4 इज इक्वल्स टू 2KQ²/r², ठीक है। इधर फोर्स लग रहा है 2KQ²/r², ठीक है, नहीं इधर फोर्स लग रहा है 2KQ²/r², इधर फोर्स लग रहा है KQ²/r²। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, F आ जाएगा और हमारा पहला आंसर हो जाएगा। F क्यों आया भाई, 2KQ²/r² माइनस KQ²/r², तो कितना आ जाएगा, KQ²/r², और वही तो फोर्स है, ठीक है। उसे मैं FB तो लिख सकता हूँ, ये देखो इक्वेशन नंबर 1 से, चलो ठीक है।